गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड में हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। अब यूनिट 4 हमारे पास में है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। क्या होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार इनमें संकरण होता है, किस प्रकार बॉन्डिंग होती है, उनकी हम यहाँ पे डिटेल से व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में चौथी यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब यानी कार्बन, धात्विक यानी धातु। यदि किसी यौगिक में हमारे पास में एक धातु है, एक कार्बन है और उनके मध्य बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग कब होगी, जब हमारे पास में किसी कार्बन के साथ में कोई मेटल ऐड होता है, यानी उस मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणता है, वो कार्बन से कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होती है, तो उनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है, तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने सामान्यतः ये पढ़ा है कि जिस कोई भी पास में कंपाउंड है, जिस कंपाउंड के ऊपर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, यानी हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, कम होती है। जो नेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास में कोई मेटल लेनी है, उस मेटल को कार्बन के साथ में ऐड करना है, और कार्बन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव आवेश जनरेट हो जाएगा, और धातु है उसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव आवेश रहेगा, और आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कह देंगे कार्ब धात्विक यौगिक। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ग्रीनयार अभिकर्मक। ग्रीनयार अभिकर्मक आप सब जानते हैं, RMGX। आर का मतलब एल्किल, एल्किल समूह यानी मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी समूह हो सकता है। आर का मतलब MgX यानी यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें कौन सा पार्ट पॉजिटिव होता है, कौन सा पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, आर की जब हमने CH3 लिया, CH3MgX है, ये कैसा है, आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मैग्नीशियम धातु से क्या है, अधिकतम है। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट है, इसी के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आपके पास में कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का अंतर कम होता है मेटल और कार्बन के बीच में, वहाँ पे सहसंयोजी गुण वाले यौगिक बनते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में एक तीसरा एग्जाम्पल और होता है, जिसको हम कहते हैं विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन या विस्थानीकृत पाई कार्बनिक धातु। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है वो देखो, वे यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, कार्ब धात्विक यौगिक इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनने के लिए हमारे पास में क्या होगा, मेटल यानी कोई भी धातु, ऑर्गेनो हमारे पास में जो भी हमारे पास में कार्बन है उनके मध्य बॉन्डिंग करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगी, वे यौगिक जिनमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व या धातु से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, कार्बन एटम अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व या धातु से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व या धातु से जुड़ा होता है, तो कार्बन एटम पर आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश
आंशिक ऋणावेश जिसको हम डेल माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तथा धातु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, तो वे यौगिक बनने वाले वे यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, विद्युत ऋणता क्या हो, कम हो, वो तत्व या धातु जुड़ा होता है, तो क्या होगा, कार्बन परमाणु पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कार्बन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और धातु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, तो बनने वाले यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिन्हें MR यानी मेटल और हमारे पास में R, हमारे पास में क्या है, कोई भी हमारे पास में R एल्किल से हो सकता है, MR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। M का मतलब धातु, R का मतलब कोई भी एल्किल समूह है। इसका एग्जाम्पल है ग्रीनियर अभिकर्मक। पहला एग्जाम्पल है ग्रीनियर अभिकर्मक, और ग्रीनियर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। और RMgX में ये कैसा होता है, आंशिक ऋणावेश, और ये कैसा होता है, आंशिक धनावेश। दूसरा है सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक, यानी कि जहाँ पे ग्रीनियर अभिकर्मक कार्य करना बंद कर देता है, जहाँ पे ग्रीनियर अभिकर्मक कार्य नहीं करता है वहाँ पे कौन कार्य करता है, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक RLi। ये हमारे पास में नेगेटिव, ये हमारे पास में पॉजिटिव। जब हमारे पास में कोई कंपाउंड या कोई भी यौगिक है जहाँ पे त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होता है, और त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रीनियर अभिकर्मक बैक साइड से अटैक नहीं करेगा। उस कंडीशन में वहाँ पे प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या होती है, कम होती है। जब त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होता है, त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होने पर सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक वहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गिलमान अभिकर्मक या उल्मान अभिकर्मक कह सकते हैं इसको। गिलमान अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला होता है RCU या R2CU। ये होता है हमारे पास में ग्रीनियर अभिकर्मक, वो गिलमान अभिकर्मक। नेक्स्ट हमारे पास में है विल्किंसन अभिकर्मक। विल्किंसन उत्प्रेरक कह दो इसको, विल्किंसन उत्प्रेरक, और इसका फॉर्मूला होता है RH ट्राइफेनिल फॉस्फीन PH3Cl। ये होता है विल्किंसन उत्प्रेरक। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन होगा, मेटल होगा, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या होगी, कम होगी, यानी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होने के कारण, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा और धातु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, तो बनने वाले वे यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं, जिन्हें हम MR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में ग्रीनियर अभिकर्मक है, ये सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक है, ये गिलमान अभिकर्मक या उल्मान अभिकर्मक और विल्किंसन उत्प्रेरक। इन सभी में R का मतलब क्या है, R बराबर एल्किल ग्रुप,
एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें हमारे पास में इनको समझने के लिए कि हमारे पास में कोई भी, जैसे हमारे पास में कोई भी कार्ब धात्विक यौगिक होगा उसका स्थायित्व कैसा होगा, उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे बनते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कि हमारे पास में किस प्रकार इनके निर्माण होता है अपन देखते हैं आगे। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धात्विक यौगिकों का, कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले पास में क्या है, देखो एमसी बॉन्ड की, एमसी बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को, कार्ब धात्विक यौगिकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब क्या है, एमसी बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, एमसी बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, पहले हमारे पास में एक होता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, दूसरा है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, और तीसरा है पाई विस्थानीकृत यौगिक, जिनको हम ओलेफिन यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो एमसी बॉन्ड है इसकी प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिक तीन प्रकार के हो सकते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और पाई विस्थानीकृत यौगिक। अब हमारे पास में डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो आयनिक यौगिक है उनकी प्रकृति क्या होगी या कैसी होती है, उन सबको हम देखें। तो देखो, समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास में आयनिक यौगिक क्या होता है इसको समझे, बाद में इसको लिखेंगे। आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक का मतलब ये है कि हमारे पास में किसी कार्ब धातु यौगिक का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे कार्बन और जो मेटल है उन दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है वो अधिक है, यानी दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक यौगिक होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ में जो भी मेटल ऐड हो रही है, कार्बन के साथ में जो भी मेटल ऐड हो रही है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए, कार्बन के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में सहसंयोजक यौगिक ये कहता है कि जो भी मेटल कार्बन के साथ में ऐड हो रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों में आपके पास में लगभग सी समानता नजर आती है, लेकिन होता कार्बन से कम है। यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हर कंडीशन में मेटल से क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, वो कैसा होगा, सहसंयोजक। और फिर हमारे पास में ये ओलेफिन कंपाउंड इसमें बढ़ेंगे जिनको हमारे पास में सैंडविच यौगिक इस वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आयनिक यौगिक को डिटेल से कि आयनिक यौगिक क्या है, कैसे बनता है। सबसे पहले आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, पहला है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का निर्माण होने के लिए हमें पता है कि धातु व कार्बन के मध्य जो आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एटम
व मेटल के बीच, कार्बन एटम व मेटल के मध्य आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। अर्थात का मतलब ये है आयनिक बंध क्या होता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में क्या होता है, प्रभावी होता है, प्रबल होता है। आगे हम कह सकते हैं जिनमें धातु व कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का अंतर अधिक होता है, आयनिक कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पे जो अंतर होगा वो आपके पास में जो भी मेटल होगी उस मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 1.2 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे अर्थात जिनमें कार्बन एटम व मेटल के मध्य, कार्बन एटम व मेटल के मध्य अधिक विद्युत ऋणता अंतर, अधिक विद्युत ऋणता अंतर पाया जाता है तो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक का, आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। भाई कहने का मतलब ये है जहाँ कार्बन एटम व मेटल के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, अर्थात कार्बन व मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है। ये अंतर कितना होना चाहिए, ये कार्ब धात्विक यौगिक, ये कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण उन धातु आयनों के द्वारा किया जाता है या बनाए जाते हैं जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई मात्रक नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अतः ये मुख्यतः क्षारीय धातुओं द्वारा, क्षारीय धात्विक यौगिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु और मेटल के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध क्या होता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है तो वहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे NaCl बनता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंट है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में आयनिक बंध का निर्माण होता है या आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ये कार्ब धातु यौगिकों का निर्माण उन धातु आयनों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से क्या होती है, कम होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से कम होती है। अतः ये मुख्यतः क्षारीय धातु यौगिकों द्वारा बनाए जाते हैं। अब क्षार धातु आप सब जानते हैं ना, क्षारीय धातु कौन सी होती है, जो पहला वर्ग होता है वो क्षार धातु होता है। दूसरा वर्ग क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु, हेलिना की रब से फरियाद। ये 7 एलिमेंट्स हैं, इसको छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को छोड़ के।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मुख्य रूप से आपके पास में ये वाले जो कंपाउंड होते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये आपके पास में आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें C2H5 के C2H5Na, ये दो कंपाउंड हैं वो कैसे हैं, आयनिक यौगिक हैं। ठीक है, आगे है ये जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लोहेक्सेन जैसे अध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होते हैं, लेकिन जलीय जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी कि आप इनको जल में घोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा है, नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है। अगर हम इनको वैद्युत अपघटन के द्वारा तोड़ते हैं, देखो C2H5 ये हमारे पास में प्लस है, ये वाला माइनस है, इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत अपघटन करने पर हमारे पास में ये हमें एनोड में प्राप्त होगा और ये वाला हमें कहाँ प्राप्त होगा, यानी कि जो K प्लस वाला है ये हमारे पास में कैथोड पे प्राप्त होगा और ये वाला हमें एनोड पे प्राप्त होता है। ठीक है, इसका दोबारा कंप्लीट डिटेल से देखें कि कहने का मतलब क्या होता है। आयनिक यौगिक में क्या होता है, आयनिक यौगिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आसानी जनरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव किस पे होगा, मेटल पे होगा, नेगेटिव किस पे होगा, कार्बन एटम पे होगा, दोनों में इंट्रैक्शन होगा और बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, आयनिक बंध बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आयनिक बंध बनने के लिए मुख्य शर्त ये है कि जो मेटल कार्ब धात्विक यौगिक बनाने में भाग ले रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 1.2 से अधिक होगी उस कंडीशन में आपके पास में सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, अब हमारे पास में दो कंपाउंड हमने ले लिया, एथिल पोटेशियम, एथिल सोडियम। ये हमारे पास जो एथिल समूह है वो कैसा है, ऋणावेशित है, आंशिक ऋणावेशित है, ये आंशिक धनावेशित है। अगर हम इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटन करने पर हमारे पास में C2H5 नेगेटिव K प्लस निर्माण होता है और ये हमारे पास में जो K प्लस है ये हमारे पास में कैथोड पे प्राप्त होगा और C2H5 है ये हमारे पास में एनोड पे प्राप्त होगा, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये हमारे पास में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा हमारे पास में आयनिक कार्ब धातु यौगिक हैं, वो अध्रुवीय विलायक जैसे साइक्लोहेक्सेन है उसमें अविलयशील होते हैं, लेकिन जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, आगे लिखें, ये यौगिक साइक्लोहेक्सेन ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन जैसे अध्रुवीय विलायकों में, साइक्लोहेक्सेन जैसे अध्रुवीय विलायकों में अविलयशील होते हैं, लेकिन जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, यानी कि इनको साइक्लोहेक्सेन में आप बोलेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में ये नहीं घुलेंगे, जबकि आपके पास में कोई भी आपके पास में ध्रुवीय विलायक जैसे आपके पास में जल है उस जल में ये आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, आगे है इन यौगिकों का वैद्युत अपघटन करने पर यानी कि इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बनिक ऋणायन एनोड पर, कार्बनिक जो ऋणायन है, कार्बनिक ऋणायन
एनोड पर तथा धातु कैथोड पर मुक्त होती है। जो मेटल आयन है, धातु आयन है, साथ में आयन भी लगा सकते हैं हम, धातु आयन है, वो कैथोड पर निक्षेपित होते हैं या कैथोड पर मुक्त होते हैं। ये हमारे पास में आयनिक यौगिक है, उनकी गुणधर्म है, आयनिक यौगिकों का यहाँ पे गुणधर्म है। दोबारा समझे हम इनको, दोबारा देखें, इस वाले को देखें कि हमारे पास में आयनिक कंपाउंड सीधा क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट 1.2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो भी धातु भाग ले रही है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, 1.2 से कम होगी तो वहां पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 2.5 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 2.5 होती है। तो हमारे पास में जो मेटल भाग ले रही है उस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होनी चाहिए, 1.2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, उनके मध्य बॉन्डिंग होगी, आयनिक बंध बढ़ जाएगा। आयनिक बंध बढ़ने के बाद में आप यानी जो आयनिक बंध बनेगा उसके लिए आपके पास में कौन सी मेटल होंगी यहाँ पे, जिस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से कम होती है। जैसे हमारे पास में क्षारीय धातु है, क्षार धातु, जिनकी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। क्षारीय मृदा धातुओं की कितनी होती है, 1.5 होती है। तो उनको नहीं लेना है, ओनली क्षार धातु को लेना है। हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे मुख्य कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एथिल सोडियम, एथिल पोटेशियम। ठीक है, इसी के साथ में यदि इनको जल में घोलें तो जल में आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन ये अध्रुवीय विलायक साइक्लोहेक्सेन में नहीं घुलेंगे। ठीक है, और इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका वैद्युत अपघटन होगा, और वैद्युत अपघटन होने पर जो हमारे पास में कार्ब ऋणायन है वो हमें एनोड पे प्राप्त होता है, और जो हमारे पास में मेटल आयन है वो कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक दूसरा प्रकार क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। पहले को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। सहसंयोजक यौगिक कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक कोवलेंट कंपाउंड। सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। सहसंयोजक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब इसकी बात करें, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बन एटम व मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें बहुत ही कम अंतर पाया जाता है, बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे डिफरेंट ज़्यादा था, यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि यहाँ पे वे धातुएं कार्बन के साथ में ऐड होंगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2 से तो ज़्यादा हो, 1.5 से क्या हो, कम हो। यानी उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 1.2 से 1.5 के मध्य में होनी चाहिए। आप कह सकते हैं, आप ये ले लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के मध्य में हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 और 2 के बीच में हो। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 2.5 होती है, ज़्यादा कार्बन की है, बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कमज़ोर होगी। कहने का मतलब इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण वे धातुएं भाग लेती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में विशेष अंतर नहीं होता। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा कार्बन का ही रहेगा, कम मेटल का ही रहेगा। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के बीच में होगी, कौन सा होता है यहाँ पे 1.5 पे कौन सा आता है, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु।
ठीक है, आगे हम देखें ऐसे कार्ब धातु यौगिक जिनका कार्बन एटम व मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम होता है, अर्थात जो MC बॉन्ड कैसा होगा, सह संयोजन प्रकृति का होता है, और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, सह संयोजक कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक, ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बन एटम व मेटल के मध्य विद्युत ऋणता अंतर अल्प होता है अर्थात होता है, तो बनने वाले ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात जो MC बॉन्ड है, मेटल कार्बन बॉन्ड है, मेटल कार्बन जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। देखो सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट कम होता है, दोनों के अंदर कम होता है, तो आपके पास में दोनों कंपाउंड है उनका इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और साझा करने के बाद में हमारे पास में एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, ऐसे कंपाउंड्स का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ऐसी धातुएं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के मध्य होती है, 2 के मध्य होती है, यानी 1.5 से 2 के मध्य होती है, तथा होती है, तो कार्ब धात्विक, तो सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं ऐसी अधातुएं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, वे अधातुएं कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ पे धातुएं हों, यहाँ पे अधातुएं भी भाग ले सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल है लिथियम, बेरिलियम,
बोरान, एल्यूमिनियम, ETC कार्बनिक समूह के साथ में कार्बनिक समूह के साथ कार्बधात्विक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कार्बधात्विक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं या कार्बधात्विक सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Li यानी सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक हम यहाँ पे ले सकते हैं। CH3 बोरॉन और C2H5 Al, इनको आप नोट कर लो, फिर आपको इनको दोबारा से एक बार इसको समझाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या समझ सकते हैं। सहसंयोजक को आप इसको एक बार नोट कर लो, नोट करने के बाद भी इसको दोबारा से समझाते हैं। ठीक है, कार्ब धातु यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें हम ओलेफिन और सैंडविच यौगिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में है सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ऐसे कार्ब धातु यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु और मेटल के मध्य विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिव का अंतर अल्प होता है। अल्प का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से लेके 2 होनी चाहिए। ये किसकी होनी चाहिए, चाहे आपके पास में मेटल हो चाहे आपके पास में अधातु हो। और जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 2.5 होती है। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया। कोई हमारे पास में 1.8 वाला है, 1.9 वाला है, उस कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, यानी आपके पास में 2.5। ठीक है, डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। तो कहने मतलब क्या है, ऐसे कार्ब धातु यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु और मेटल के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर क्या होता है, अल्प होता है। तो बनने वाले ऐसे कार्ब धातु यौगिक सहसंयोजक कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। और हम जानते हैं सहसंयोजक में क्या होता है, सहसंयोजक में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से जनरेट नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन उसका जो डिफरेंट है, उनका जो आपके पास में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वो उतना प्रबल नहीं है जितना आयनिक बंध में था। ठीक है, ऐसी धातुएं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के मध्य होती है। कितनी भी धातुएं हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.5 से 2 के मध्य हो, ये जरूरी नहीं है कि धातु हो, वहाँ पे हम अधातु भी काम में ले सकते हैं। कि जरूरी नहीं है वहाँ पे हम धातु लें, वहाँ पे अधातु भी हो सकती है। ठीक है, तो सहसंयोजक यौगिक कैसा होगा, कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसी अधातुएं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या हो, कम हो, जैसे हमारे पास में अधातु की बात करें, जैसे बोरोन है, तो हमारे पास में अधातु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, कार्बन से क्या हो, कम हो। यहाँ पे हमारे पास में ये वाला वर्ग नहीं लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगर कोई अधातु है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम हो या इस वाले स्ट्रेंथ के बीच में हो, वो भी आपके पास में सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर सकती है। और मुख्य रूप से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम इत्यादि कार्बनिक समूह के साथ में, ये हमारे पास में कार्बनिक समूह हो सकता है। यहाँ पे हम लिथियम ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक। सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक ये हमारे पास में क्या है, ट्राई मैथिल बोरॉन।
ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, कार्ब धात्विक सह संयोजक यौगिक कहलाता है। तीसरी बात करते हैं विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक। तीसरे की बात तो करें, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक, बंध वाले यौगिक, विस्थानीकृत डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक। आवर्त सारणी में वर्ग 4 से 10 तक के जो भी संक्रमण धातु हैं मैग्नीज को छोड़कर इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड कौन से बनाते हैं, वर्ग 4 से लेके 10, 4 से लेके 10 तक जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी यौगिक जो भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं, धातु हैं, वो इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिक बना सकते हैं। किसको छोड़ के, मैग्नीज को छोड़ के, ठीक है। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग 4 से 10 तक वाले तत्व कह दो या धातु कोष्टक में मैग्नीज को छोड़कर, मैग्नीज को छोड़कर इस प्रकार वाले, इस प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिकों का, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी वर्ग 4 से लेके 10 तक, और मैग्नीज यहाँ पे भाग नहीं लेता है। अगली कहिए भाई, कहने का मतलब क्या है, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, आगे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक, बंध वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और पहला हमारे पास में है ओलिफिन कह दो, ओलिफिन कह दो, या एसिटिलीन यौगिक, ओलिफिन या एसिटिलीन यौगिक, एसिटिलीन यौगिक। और दूसरा है सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक। देखो हमने 3 प्रकार के कंपाउंड यहां पढ़े हैं। 3 प्रकार के कंपाउंड कौन कौन से हैं, आयनिक, सहसंयोजक और विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले जो कंपाउंड हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ ली। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें को 4 से लेके 10 तक, वर्ग 4 से लेके 10 तक। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो वर्ग चौथा, पहला और दूसरा कौन सा है, क्षार धातु, क्षारीय है, मृदा धातु। फिर तीसरा हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आता है 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, यानी स्कैंडियम वाला। फिर आपके पास स्कैंडियम को छोड़ देना, टाइटेनियम से लेके और फिर आपके पास में 10 तक, यानी कॉपर को और जिंक को छोड़ देना, वहाँ पे आपके पास में निकिल तक, यानी Ti से Ni तक जो भी कंपाउंड है उसमें मैग्नीज को छोड़ के, उसको मैग्नीज को छोड़ देना। बाकी सभी प्रकार की जो धातुएं हैं इस प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ओलेफिन और सैंडविच यौगिक, जिनका हम डिटेल अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।